नमस्कार, मैं हूँ आस्था। आप सभी का स्वागत है भाग 12 में। और इस सफ़र को तय करते-करते उद्यमिता के स्किल्स, कौशल, एंटरप्रेन्योरशिप पर बात करते-करते हम भाग 12 पर आ पहुँचे हैं। पिछले भागों में हमने देखा कि क्या-क्या स्टेप्स हैं, जब आप कदम रखते हैं उद्यमिता में तो किन-किन चीज़ों से गुज़रना होता है, क्या-क्या स्टेप होते हैं, किसके बाद क्या आता है। और हमने बाधाएँ भी देखी पिछले भाग में, जो आपको रोकती हैं या किसी भी उद्यमी को रोकती हैं। और उसका उद्देश्य ये था कि आप देख पाएँ कि यदि आपकी मंशा है, आपकी रुचि है, रुझान है उद्यमिता की ओर, उद्यमी बनने में, तो फिर इनमें से कौन-सी बाधा है जो मुझे रोक सकती है। और इस बार, इस भाग में हम 2 ऐसे क्षेत्र उद्यमिता में जब आप शुरुआत करते हैं, इन 2 क्षेत्रों पर सबसे पहले आपका सारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए और होता है किसी भी उद्यमी के लिए। वो 2 क्षेत्र हैं आपके मार्केटिंग और सेल्स, है ना? और मार्केटिंग एंड सेल्स पर इस भाग में हम थोड़ा डीप जाएँगे, थोड़ा विस्तार पूर्वक उस पर बात करेंगे। जो भी कुछ आप यहाँ सुनेंगे, ये सब पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं, है ना? तो आप हो सकता है आपको लगे कि अरे! ये तो हमने पहले भी बात की थी। पर ये कुछ चीज़ें नई भी आएँगी, कुछ आपके लिए रिपिटिशन है, लेकिन उससे वो ज़हन में और अच्छे से बैठ जाएगा। बार-बार जब आप कोई चीज़ सुनते हैं, उसको समझते हैं, तो वो बैठ जाता है यहाँ पर, है ना? और हमारी इच्छा, हमारा उद्देश्य यही है कि ये चीज़ें बैठ जाएँ, क्योंकि जब आप शुरू करेंगे, बाकी सारी चीज़ें आएँगी, लेकिन सबसे पहले इस पर फ़ोकस होना ज़रूरी है, क्योंकि ग्राहक आए और वो खरीदे, यही अल्टीमेट उद्देश्य है। उसी से आपका व्यवसाय, आपका उद्यम चलेगा। तो ये 2 जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, इन पर बात करेंगे, मार्केटिंग और सेल्स, है ना? तो जैसा कि मैंने कहा, ये बिल्कुल मूलभूत क्षेत्र हैं और जर्नी की शुरुआत में जब आप अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, ये आपके लिए फ़ोकस पॉइंट होंगे या आपका ध्यान इन पर केंद्रित होगा। तो कुछ प्रमुख अवधारणाएँ, कुछ प्रमुख कौशल, स्किल जो आपको चाहिए एक उद्यमी के तौर पर, उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, यानी कि बाज़ार को समझना। इस पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन इसके क्या-क्या पॉइंट्स हैं, इसके क्या-क्या भाग हैं, वो देखते हैं। तो जब बाज़ार को समझने की बात आती है, तो सबसे पहले मार्केट रिसर्च, यानी कि बाज़ार से संबंधित सभी डेटा, सभी इन्फॉर्मेशन, सारा ज्ञान आप हासिल करते हो, आप उसको पता करते हो अलग-अलग ज़रियों से। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए कस्टमर की नीड क्या है, आपके जो प्रस्तावित, है ना, ग्राहक हैं, क्लाइंट्स हैं जो आपके, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, कमियाँ क्या हैं, कहाँ पर गैप है जिसको आप पूरा कर रहे हैं, उनकी प्रेफ़रेंसेस क्या हैं और उनके बिहेवियर क्या हैं। यानी कि उनकी ज़रूरतें, उनकी प्राथमिकताएँ और उनके व्यवहार। तो ये भी आप पता करते हैं। उसके अलावा बाज़ार में क्या चल रहा है, किस तरफ रुझान है, कैसे जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप मार्केट रिसर्च में या बाज़ार का जो अनुसंधान है, उसमें इकट्ठी करते हैं। फिर आता है आपका सेगमेंटेशन, यानी कि बाज़ार का विभाजन। बहुत सारे लोग हैं बाज़ार में, मार्केट में। आपका मार्केट हो सकता है पूरा देश है, आपका मार्केट या आपका बाज़ार हो सकता है सिर्फ़ आपका शहर है या सिर्फ़ आपका मोहल्ला है ना? लेकिन बहुत सारे लोग हैं, अब आप उनको विभाजित कैसे करेंगे, है ना? वो इसमें देखेंगे हम। तो सेगमेंटेशन का मतलब ये हुआ कि विशिष्ट समूह जो हैं, उनको आप परिभाषित कर लें, उनको किसी क्राइटेरिया पर आप डिफ़ाइन कर लें। और वो करने के क्या तरीके हैं? उनके डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स और बिहेवियर, यानी कि उनके जनसांख्यिकी, इसके आधार पर। अब डेमोग्राफिक्स या जनसंख्या के आधार पर, जनसांख्यिकी यानी कि कितने लोग लोग हैं, किस उम्र के हैं, इस उम्र के इतने लोग हैं, 15 से 20 साल के इतने हैं, 20 से लेके 30 या 35 के इतने हैं। तो आपके हिसाब से उम्र के मुताबिक,
जेंडर के मुताबिक कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, फिर कास्ट के मुताबिक हो सकता है, उनकी इनकम आमदनी कितनी है उसके मुताबिक कि इतने से लेकर इतनी आमदनी वाले इतने हैं, फिर इतने से इतनी, ऐसे ब्रैकेट्स बना के। तो डेमोग्राफिक्स या जनसांख्यिकी का मतलब ये हो गया कि जनसंख्या से जुड़ी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे हमने अभी बात की, उसके मुताबिक भागों में बांटना। फिर आ जाता है साइकोग्राफिक्स यानी कि मनोविज्ञान, उसके लिहाज से भागों में बांटना, यानी कि उनकी इंटरेस्ट क्या है, रुझान किधर है, रुचियाँ किधर हैं, जीवन जीने का तरीका क्या है, उनकी धारणाएं क्या हैं, किन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ये वाले लोग बहुत कट्टर हैं, बहुत रूढ़िवादी हैं, लचीलापन नहीं है। ये जो एक सेगमेंट है, ये वाले लोग हैं, ये काफ़ी नई चीज़ों को अपनाने में, उसको एक्सप्लोर करने में विश्वास रखते हैं, है ना? ये कुछ लोग हैं जो मीडियम वो हैं कि कुछ भी करना चाहेंगे तो संभव है, पॉसिबल है। तो साइकोग्राफिक्स हो गया, डेमोग्राफिक्स हो गया आपका, यानी कि जनसांख्यिकी और मनोविज्ञान, और फिर बिहेवियर यानी व्यवहार। तो व्यवहार के आधार पर भी आप खंडों में बांट सकते हैं। ये सेगमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतने लोग हैं, आप सभी को एक ही तरह से नहीं अपना उत्पाद बेच सकते हैं। तो आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, उन तक पहुंचेंगे कैसे, उसके लिए ये ज़रूरी है। मान लीजिए मेरा पूरा मोहल्ला है जो कि मेरे ग्राहक हो सकते हैं, संभावित ग्राहक हैं, लेकिन वो अलग-अलग उम्र के हैं। तो जैसे मैं एक बच्चे को कोई प्रोडक्ट बेचूँगी या उत्पाद बेचूँगी या कोई सेवा बेचूँगी, वो बड़े लोगों पर नहीं लागू हो सकता। उनकी इच्छाएँ क्या हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उनकी धारणाएँ क्या हैं, उनकी व्यवहार कैसा है, उसके मुताबिक उन तक पहुँचना बदल जाएगा। तो ये इसलिए देखना ज़रूरी है। तो 2 चीज़ों पे हमने बात की बाज़ार को समझने में। एक तो मार्केट रिसर्च आपने की, सब कुछ समझा, कस्टमर की नीड समझी, ग्राहक की नीड समझी, ज़रूरत समझी, समस्या समझी, और फिर आपने उनको डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियर के आधार पर भागों में बाँट दिया। दूसरा पार्ट आता है क्रिएटिंग अ वैल्यू प्रोपोज़िशन, यानी कि मूल्य प्रस्ताव बनाना। अब मूल्य प्रस्ताव बनाना में 2 चीज़ें आती हैं। आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन, यानी कि अद्वितीय विक्रय प्रस्ताव, यानी आप से ही कोई क्यों खरीदे। एक तो है कि कोई और है ही नहीं, अकेला इस सर्विस, इस सेवा या इस उत्पाद को बेचने वाला या उपलब्ध कराने वाला मैं हूँ। तो फिर आपकी यूएसपी या आपका प्रस्ताव क्या है? मोनोपोली, यानी कोई और है ही नहीं, ये मेरी यूएसपी है। लेकिन उसके अलावा एक स्टेटमेंट या एक ऐसी चीज़ जो एक हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, पर कम से कम एक हो, कि जिसके लिए लोग आपके पास आकर के आपका उत्पाद या सेवा, है ना, वो आपसे ले। उसको क्या चीज़ है जो विशिष्ट बनाता है, वो पहचानना बहुत ज़रूरी है ना? और आपके जो लक्षित ग्राहक हैं, उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करता है। अब मान लीजिए 4 और लोग हैं जो उसी आवश्यकता को, उसी समस्या को सुलझा रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, तो फिर आप अलग कैसे हैं? मैं तो उन 3 के पास पहले से जा रही हूँ, उन 4 के पास पहले से जा रही हूँ, आपके पास क्यों आऊँ? तो इसलिए ये प्रस्ताव आपको पहचानना ज़रूरी है। ये क्यों? क्योंकि जब आप ये पहचानेंगे तो आप मार्केटिंग करेंगे, लोगों तक जब ये बात फैलाएँगे कि मेरे पास आओ, तो फिर आप ये यूज़ करेंगे। आप कहेंगे मेरे पास क्यों आओ? इसलिए आओ। इसलिए आओ क्योंकि मेरे उत्पाद से ये होगा, मेरी सेवा में ये होगा। उदाहरण के तौर पर कई बार लोग कहते हैं, मान लीजिए कोई क्लासेस हैं फिटनेस के लिए, है ना, जो हेल्थ न्यूट्रिशन में है या फिटनेस ट्रेनर हैं, वो कहते हैं कि आप आइए और 30 डेज़ के अंदर इतना वेट लॉस हो जाएगा। ये यूएसपी है, मान लीजिए 30 डेज़ में, 30 दिन के अंदर इतना वज़न घटाइए, लेकिन बिना कोई क्रैश डाइट किए, बिना कोई
खाना छोड़े, बिल्कुल कम खा रहे हैं, अक्सर ये होता है कम खाओ। बिना ऐसा कुछ किए 30 दिन के अंदर 4 किलो वज़न घटाइए, हेल्दी तरीके से। अब ये सुनकर जिसके लिए वज़न एक समस्या है, वो जो भाग है, वो जो लोग हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, खाना छोड़ने को भी नहीं कहेंगे क्योंकि मेरी समस्या है, मैं खाना नहीं छोड़ पाती, तो फिर मुझे जाना तो चाहिए, देखना तो चाहिए। तो मेरी यूएसपी क्या है, मेरा अद्वितीय विक्रय प्रस्ताव क्या है, ये। तो आप पहचानेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको विशिष्ट बनाती है। दूसरा आ जाता है कस्टमर के बेनिफिट्स, यानी ग्राहक का लाभ। आपको आपके उत्पाद या सेवा से ग्राहकों को प्रदान किए जाने वाले लाभ और महत्व, उसको स्पष्ट रूप से बताना होगा। क्योंकि लोगों को, मैंने आपसे क्या कहा शुरुआत में कि इसमें से कई चीज़ें हैं जो आप कहेंगे ये तो मैंने सुनी हुई हैं, इसमें तो हमने पिछले भाग पर भी बात की है। लेकिन फिर भी जब आप दोबारा आज सुनेंगे थोड़ा और विस्तार पूर्वक, फोकस के साथ, तो वो यहाँ बैठेगी। उसी तरह से आपके ग्राहक को भी जब आप बार-बार वो विशिष्टताएँ बताएँगे, जब क्लियरली, ये मत सोचना कि नहीं उन्हें पता ही होगा ना, इसमें बताना क्या है? ना, 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 ना। हर बात आपको डंके की चोट पर बार-बार उन्हें बतानी होगी कि मेरे उत्पाद या मेरी सेवा से ये चीज़ें होंगी, ये विशिष्टता है। तो क्या चीज़ है, क्या लाभ है जो आपके ग्राहक तक पहुँच रहा है? पहले आप बैठो और अपने लिए लिखो अच्छे से। जब आपने ये होमवर्क कर रखा है, तो कल कोई भी जब आपके पास आएगा और कहेगा, "अलग क्या है आपके पास?" पूछते हैं ना हम कई बार ये प्रश्न, तो आपके पास वो रेडी होगा। आप उस वक़्त बैठ के नहीं सोचेंगे, "अच्छा अलग तो क्या है? मैं भी यही बेच रहा हूँ, वो भी यही बेच रहा है।" आपको पता होगा कि हाँ, बेच तो हम सेम चीज़ रहे हैं, लेकिन मेरे उत्पाद से या मेरी सेवा से ये लाभ होगा, या उसमें ये अलग है, या हम उसमें साथ में ये दे रहे हैं। जो भी आपका विशिष्टता है उस उत्पाद या उस सेवा की, तो ये आपको बताना होगा। वैल्यू प्रोपोज़िशन में ये चीज़ आ जाती है कि क्या लाभ, क्या मूल्य प्रस्ताव है आपके ग्राहक के लिए। उसके बाद आता है आपका ब्रांडिंग। ब्रांडिंग पर भी हमने बात की थी पिछले भाग में। ब्रांडिंग के अंदर ब्रांड आइडेंटिटी, यानी आपकी ब्रांड की पहचान, सबसे पहले ये चीज़ आती है। तो आप ये चाहते हो कि, जैसा हमने कहा ब्रांड है क्या? तो ब्रांड, कोई भी आज आप अपने आजू-बाजू देखते हैं, भरी पड़ी हैं ब्रांड्स, है ना? आपकी खुद की भी एक ब्रांड है। आपने चाहे जानते-बूझते नहीं बनाई है, पर ब्रांड का मतलब ये है कि लोगों की नज़र में जो एक्सपीरियंस है आपका, जो अनुभव है आपका, वही आपकी ब्रांड है। तो अगर कोई कहता है कि आस्था तो बहुत ही सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है, आस्था को कोई काम सौंप दो, तो वो ज़रूर से पूरा होगा, ये मेरी ब्रांड है। और क्वालिटीज़ है, मेरी ब्रांड आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है, ट्रस्टवर्दी है, कमिटेड है, हार्ड वर्किंग है ना? तो वो आप चाहो या ना चाहो, जिस तरह से आप लोगों से पेश आते हो, जिस तरह से आप अपने रोज़मर्रा के काम करते हो, कहीं भी, एक जगह नहीं, हर जगह, वो आपकी ब्रांड ऑलरेडी बना रहा है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं सोच समझ के कॉन्शियसली ये देखूं कि मैं क्या ब्रांड बनाना चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, किस तरह से मेरी ब्रांड पहचानी जाए, तो ये काम वहाँ पर होगा, क्योंकि एक मजबूत ब्रांड पहचान विकसित करना चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं, है ना? ये काम 4 साल बाद नहीं होगा कि अच्छा अभी व्यवसाय शुरू करता हूँ, फिर बिक्री हो, ग्राहक आएँ, फिर 4 साल बाद देखेंगे ब्रांड वगैरह। बहुत मुश्किल आ जाती है उस वक़्त, क्योंकि जब आप कर सकते हो, पर एक बार जब आप कुछ चीज़ शुरू करते हो, तो वो ब्रांड बन रही है, आप चाहो या ना चाहो। फिर उसको आगे जाकर बदलना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। इसलिए अभी से ये ज़हन में रखिए, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारा कुछ इसके लिए करिए, बट हाँ, ये चीज़ें डिफ़ाइन करना, आपके जब मस्तिष्क में ये रहेगा, माइंड में रहेगा, आप सोचेंगे इस पर, तो वो काम ऑलरेडी शुरू हो जाएगा। तो वो कैसे करेंगे? आपका लोगो आएगा, लोगो तो आप बनाएँगे ही, आपकी जो भी ब्रांड है। रंग योजना, किस तरह के
रंग आप यूज़ करना चाहते हैं, आप हर जगह, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, एक बार बैठ कर के आपको सोचना है कि हाँ, क्या रंग होंगे, है ना? तो अगर मैं हैप्पीनेस कोच हूँ, तो जब मैंने ये सोचा तो मैंने कहा हाँ, मुझे येलो कलर चाहिए अपने ब्रांड कलर्स में। क्यों? क्योंकि येलो हैप्पीनेस का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है ना? ग्रोथ। तो मैंने वो कलर अपने ब्रांड में यूज़ किया और अब वो हर जगह होता है ताकि वो एक पहचान बन जाए। लोगो है तो वो उसी हिसाब से कि लोग एक साथ 3-4 लोग हैं और वो खुश हो रहे हैं एक साथ, क्योंकि मैं कंपनी के लीडर्स के साथ काम करती हूँ, तो टीम को दर्शाता है, एक खुश टीम को दर्शाता है। तो वो थॉट जब आप लगाएँगे, तो लोगो हो गया, रंग की योजना हो गई, उसके बाद टैगलाइन जो आपकी जो आपके व्यवसाय के मूल्यों को, मिशन को दर्शाता है। फिर से उदाहरण देती हूँ, मेरे व्यवसाय में हैप्पीनेस कोच हूँ, तो कोच एज़ अ कोच मेरी टैगलाइन क्या है? हैप्पी लीडर्स क्रिएट हैप्पी ऑर्गेनाइजेशंस। इसका क्या मतलब हुआ? हैप्पी लीडर्स यानी खुश, जो लीडर्स खुश होते हैं, वही खुशहाल कंपनीज़ बना सकते हैं। उन लीडर्स को पहले खुश होना है। अब ये टैगलाइन मेरे मूल्य, मेरे मिशन को दर्शाता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ? मैं काम कर रही हूँ लीडर्स को मज़बूत बनाने का, लीडर्स को खुशहाल करने का, ये मेरा मिशन है। तो आपकी टैगलाइन ऐसी हो जो क्लियरली बताए कि आपके मूल्य क्या हैं, किन चीज़ों के लिए आप खड़े हैं और क्या आपके मिशन है, किस ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ब्रांड आइडेंटिटी, उसके बाद आती है आपकी ब्रांड स्टोरी, है ना? अब एक कंपेलिंग स्टोरी, ऐसी स्टोरी जो बोलते हैं ना, बहुत ही भावनात्मक अ, तरीके से ग्राहक के साथ जुड़ जाए, है ना? वो एक स्टोरी होनी ज़रूरी है, अच्छी रहेगी, फ़ायदेमंद है, क्योंकि लोग किसी भी ब्रांड के साथ, अगर आप देखेंगे, लोग ब्रांड के साथ जुड़ते हैं। लोग और उस ब्रांड के साथ जब जुड़ते हैं तो वो इमोशनल तौर पर जुड़ते हैं। जैसे अगर आपने एलजी का एक ऐड देखा हो, हाँ, एलजी का अगर एक ऐड था जिसके अंदर उन्होंने, एलजी के टीवी भी आते हैं, फ्रिज भी आते हैं, है ना? बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने अपनी बहुत सारी घर में ऑटोमेटिक जो चीज़ें होती हैं, ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्ट हो रहा है फ्रिज में, पानी का कुछ है, ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस घर में, उसके लिए एक ऐड बनाया और वो ऐड था पिता और बेटे के बॉन्ड को लेकर के, है ना? जिसमें उनके बीच में गैप है और वो कैसे बेटी जो है अपने पिता को उनके पिता से यानी अपने दादा से वापस मिलाती है। उस चीज़ पर तो एक बहुत ही, मतलब आँसू आए बिना रुकते नहीं हैं। तो एक इमोशनल भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है और उस पूरी कहानी, उस ऐड में वो जो पूरा कहानी उन्होंने दर्शाई है कि कैसे वो बेटी अपने पिता की मदद करती है बहुत ही खूबसूरत तरीके से और फिर वो पिता अपने पिता से वापस मिलता है। उसके दौरान उन्होंने अपने सारी ऑटोमेशन दिखाए हैं, उसी कहानी का हिस्सा बनाते हुए। लेकिन उससे क्या हुआ कि लोगों के माइंड में एक इमोशन जुड़ गया, परिवार को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, और वो ब्रांड ब्रांड की वो कहानी, उससे लोग जुड़ जाते हैं। अब जिन लोगों के लिए वो मूल्य बहुत ज़रूरी है, जिनके लिए परिवार बहुत ज़रूरी है, जिनके लिए साथ रहना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए वो चीज़ बहुत मायने रखती है, उनके लगता है अरे वाह! बहुत बढ़िया हुआ, है ना? तो ऐसी एक क्या स्टोरी होगी, सम्मोहक स्टोरी, जो कि उन ग्राहकों के साथ जुड़े और एक भावनात्मक संबंध, इमोशनल कनेक्ट जिसे हम बोलते हैं, वो बन जाए।